जब दर्द की कोई दवा ना हो तो क्यों ना दर्द को ही दवा समझें। कतरे कतरे को तरसते हैं हम, तेरी दरिया दिली को क्या समझें। नमस्कार, जय हिंद साथियों। और आज हम परसेंटेज का आखिरी पार्ट 8 पढ़ने वाले हैं और इसके बाद हमारा परसेंटेज का टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रॉफिट लॉस, जिसे हम लाभ हानि कहते हैं। ठीक है, तो कुछ सवाल जो रह गए हैं उनको मैं पढ़ा देता हूं, इनके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। कोई दिक्कत आएगी तो ग्रुप में बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे पास होना है तो पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, लेकिन आप मुझे बताइए पेपर कितने अंक का होता है। तो आप बोलोगे पेपर तो होता है 100% का। भाई 100% नंबर ही होते हैं पेपर में, लेकिन पास कितने में होगा। तो आप बोलोगे अगर उसको 40% नंबर प्राप्त हो जाएंगे तो वो पास हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, वो 220 अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया। तो अब अगर उसको 220 मिले हैं लेकिन वो फिर भी 20 अंकों से फेल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर उसको वो 20 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। बात समझ रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आप 33 नंबर में पास होते हैं, ठीक है, 33 में जैसे हम लोग पास होते हैं, और अगर आपको 30 अंक मिले और अगर 3 से आप फिर भी फेल हो गए, इसका मतलब है कि वो 3 अंक और मिलने चाहिए थे, मतलब 30 और 3 33 मिलने चाहिए थे, जब ही आप पास होंगे। तो वैसे ही इस सवाल में कह रहा है कि 40% अंक पास होने के लिए चाहिए, लेकिन उसको अंक मिलते 220 और 20 से फेल हुआ। इसका मतलब है कि अगर उसको वो 20 और मिल जाते तो पास हो जाता। तो पास होने वाले अंक कितने होंगे, 220 और प्लस 20। तो आप बोलोगे 40% बराबर होगा 220 और 20 हो जाएगा 240। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। बोलो कट जाएगा कि नहीं। तो 4% का मतलब कितने अंक हैं, 24 अंक हैं, लेकिन हमको कितने चाहिए, 100%। तो हम जानते हैं या तो इसको 4% बराबर अगर 24 है तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो आप जानते हैं कि 100% बराबर 600, और यही हमारे अधिकतम अंक थे। ठीक है, बोलो बात क्लियर है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप, मैं तो थोड़ा सा ये कहना चाह रहा था कि 4% बराबर 24 है, और अगर हमको इसको 100 बनाना है तो हम 25 से यहाँ गुणा करते तो ये 100 बन जाता, और 25 से यहाँ गुणा करते तो ये 600 आ जाता। थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं, बाकी ये भी शॉर्ट ही आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 32% अंक लाता है, ठीक है, और 4 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब 32% नंबर तो उसको मिले, लेकिन अगर वो 4 से फेल हो गया तो आप बोलोगे 4 नंबर और मिलते तो पास हो जाता। मतलब 32% कुछ होंगे और 4 अंक तो 4 ही है, तो 32% मिले, 4 से फेल हुआ, मतलब 4 और मिलते तो पास होता। और फिर वो कह रहा है जबकि अन्य विद्यार्थी 35% अंक लाता है। कितने लाता है, 35%, जो कि पास होने वाले अंकों से 5 अंक ज़्यादा हैं, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे। तो परीक्षा में अधिकतम तो 100% ही होंगे। तो 32% लाया तो 4 से फेल हुआ, तो हमने अगर इसको 4 दे दिए तो ये पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि अगर 35% मिले लेकिन ये तो 5 अंक अधिक हैं पास होने से, तो हम अगर इसमें से 5 अंक निकाल दें तो ये क्या सिर्फ पास होने वाले अंक बचेंगे कि नहीं। भाई ये 4 जोड़ा तो सिर्फ पास हो गया, ये अधिक 5 लाया तो 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी पास होने वाले अंक हो जाएंगे। और पास होने वाले परीक्षा के अंक अलग अलग नहीं हो सकते, इसीलिए इनको बराबर कर देंगे। आप बताइए, परसेंट से परसेंट को जोड़ेंगे, घटाएंगे, और अंक को अंक से। तो 35% में से 32% जाएगा तो कितना आएगा, 3%, और 5 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। तो मतलब 3% का मान 9 है, तो 1% का मान क्या होगा, 3। तो आप जानते हैं अधिकतम अंक 100% होते हैं, तो 2 2 जीरो चिपकाएंगे और बात ख़त्म कर देंगे। बोलो हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हे राम। अगला सवाल है, एक अलमारी है ए में, अलमारी ए में अलमारी बी की 4/5 किताबें हैं। मतलब वो कह रहा है कि ए अलमारी है और एक बी है,
ठीक है। तो ए में जो है वो बी की 4/5 है। बी की क्या है? 4/5। किसकी? बी की। तो बी में कितनी होंगी? 5। तो ए में कितनी हो जाएंगी? 4। बोलो बात क्लियर है। जिसको इस बात में दिक्कत जाती है तो वो परसेंटेज के शुरू के 1-2 वीडियो देखे, उनमें मैंने बताया है कि इनके मायने कैसे होते हैं। तो बी का मतलब अगर 5 है तो ए का मतलब क्या होगा? 4। तो इनका अनुपात क्या होगा? 4:5। इसके बाद वो कह रहा है यदि अलमारी ए से 25% किताबें अलमारी बी में रख दी जाती हैं, फिर अलमारी बी से 25% किताबें अलमारी ए में रख दी जाती हैं, तब अलमारी ए में कुल किताबों का कितने प्रतिशत है? ये CGL मेंस 2014 में आ गया था। सवाल में कोई दम नहीं है। अब देखो 25% पहले वो इससे निकाल के इसको देगा, फिर जो ये हो जाएगा इससे 25% निकाल के इसको देगा, और पूछ रहा है कि फिर इसमें कितने परसेंट है। ठीक है, समझते कोई कठिन नहीं है। मैं कहता हूँ अगर इसका 25% निकालना है तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन कठिन पड़ेगी, पॉइंट आएंगे, तो आप कुछ मत करो, एक 0 बढ़ा लो, क्योंकि अनुपात है तो 0 बढ़ा सकते हैं। 1 की जगह आप 2 ही बढ़ाओगे तब भी वही आएगा। तो मैं कहता हूँ इसका अगर हम 25% निकालें तो 40 का 25% क्या होगा भाई? 25% का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 का मतलब ये है कि 10 का अगर 40 का 1/4 निकालेंगे तो आएगा 10। मतलब इससे 10 निकले तो इसके पास कितने बचेंगे? 30, और 10 इसके पास चले जाएंगे। पहले तो यही कर रहा है, तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 60। भाई 25% ए से निकाल के बी को दे दिए तो इसके निकल गए और इसको चले गए। भाई 40 का 25% निकाल लेना। 40 गुणे 25% 1/4 होता है, तो 4 का भाग देंगे, क्या आएगा? 10। 10 इससे निकलेंगे, इसको चले जाएंगे। फिर वो कह रहा है कि बी से 25% निकाल के इसको दिया, तो अब 60 का 25% निकालेंगे। 60 गुणे 1/4 तो क्या आएगा? 15। तो अब 15 इससे निकलेगा और 15 इसको मिलेगा, तो इसको मिलेगा तो हो जाएगा 45, और इसको से निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 45। तो आप बताओ कि अब इसके पास भी 45 हो गया और इसके पास भी 45 हो गया, तो कुल जो है उसमें से आधा इसके पास हो गया और आधा इसके पास हो गया। तो पूछ रहा है ए के पास कितने प्रतिशत है? तो भैया ए के पास 50% है, क्योंकि आधा है। बोलो है कि नहीं? और इसके पास भी आधा है। अगर बी का पूछता तब भी 50% ही आंसर होता। बात क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। इसका अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और भी कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग में अगर आप करें। देखिए कैसे करना है। जैसे मान लीजिए 4:5 है, ठीक है। पहले 25% उसने इसको दिए, तो आप बोलोगे इसका 25% तो होता है 1। दिमाग में करना है, इसका कितना होता है? 1। तो 1 इसको मिल गया, ठीक है। 1 मान लो मैंने इसको दे दिया, तो ये कितने हो जाएंगे? 6। अब इसका 6 का 25% होता है 1.5। तो 1 तो इसने इससे ही लिया था कि नहीं लिया था? तो इसको 1 उसका तो वापस कर दिया, तो इसको 4 ही रहेंगे। लेकिन चुकाना कितने? इसको 1.5 चुकाने हैं ना, तो 1 तो इसका ही चुका दिया, और आधा जो है, आधा वही अपने हिस्से में से देगा, तो आधा ही अपने हिस्से में से देगा, तो ये 4.5 हो जाएगा। और जब ये आधा दे देगा 0.5, तो ये भी 4.5 ही बचेगा। तो आधा आधा बचेगा कि नहीं बचेगा? तो आधा बचा, इसका मतलब है कि ए को 50% मिलेगा और बी को भी 50% मिलेगा। बोलो बात क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। ये सब चीज़ें धीरे धीरे आएंगी, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और चीज़ें बदलती हैं प्रैक्टिस के साथ ही। अगला सवाल है कि एक परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 25% अंक ज़्यादा मिले, सी को डी से 20% अंक कम अंक मिले। यदि ए को 500 में से 360 अंक मिले हों तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले? ठीक है, 4 लोग हैं, ए बी सी डी। सबसे पहली लाइन है ए को बी से 10% कम मिले, तो हम अगर मान लें तो बी को कितने मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। तो इसको 10% कम मिलेंगे तो कितने मिलेंगे? 90। पहली लाइन ख़त्म। दूसरी बात कह रहा है बी को सी से 25% अंक ज़्यादा मिले, बी को सी से 25% अंक ज़्यादा मिले। 25% बराबर होता है 1/4, होता है कि नहीं होता है? मतलब कि वो कह रहा है ना बी को सी से 25% ज़्यादा मिले, मतलब सी को अगर 4 मिलेंगे तो बी को कितने मिलेंगे? 1 ज़्यादा मिलेगा, मतलब 5। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन बी को मिला कितना है? 100। तो 5 का मतलब 100 है, तो 1 का मतलब 20 है, तो 4 का मतलब क्या होगा? 80। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगली लाइन में वो क्या कह रहा है? अगली लाइन में कह रहा है कि सी को डी से 20% कम मिले। 20% बराबर होता है 1/5। तो सी को डी से 20% कम मिले, मतलब इसको अगर 5 मिला, इसको अगर 5 मिला तो इसको कितना मिलेगा? 4। भाई 20% मतलब 5 में कम मिलेगा, तो इसको 5 मिलेगा, तो इसको 4 मिलेगा। तो आप बताओ 4 का मतलब अगर 80 है
तो 1 का मतलब 20 होगा, तो 5 का मतलब क्या होगा 100 होगा कि नहीं होगा? बोलो, बात क्लियर है? इसका मतलब इसको 90, इसको 100, इसको 80, इसको 100। अब आप बताओ ए को क्या 90 मिले हैं? नहीं, मिले हैं 360। तो आप जानते हैं 0 0 कट जाएगा, 9 चौको 36। तो 1 का मतलब 4 अंक होंगे, तो 100 का मतलब 400 अंक होंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन आप बताओ पेपर कितने का था? 500 का था। वो 500 मिले कितने हैं इसको? 400। तो आप बताओ कि अगर 500 का पेपर था और मिले कितने हैं? 400। तो आप जानते हैं कि अभी हमको अगर परसेंटेज बताना है तो हम अगर 5 का भाग दे दें तो ये बन जाएगा 100, और ये कितना बन जाएगा? 80 बन जाएगा कि नहीं? तो 100 पे कितने अंक मिले? 80। इसका मतलब 80% नंबर डी को मिले होंगे। मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100 मान के कर लिया, आप फ्रैक्शन से भी चाहें तो फ्रैक्शन से भी कर लेंगे, उससे भी आंसर वही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ए, बी एवं सी की कुल आय 333 रुपये है। ठीक है, 333 रुपये कुल आय है। यदि वे क्रमशः 80%, 15% और 75% की बचत करते हैं तथा उनकी बचत का अनुपात 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं तथा उनकी बचत का अनुपात 7, 6, 9 है। ठीक है, तो बचत कितनी है? 7, 6 और 9। ठीक है, खर्च कितना करते हैं? एक खर्च करता है 80%, 80% बराबर होता है 4/5। ठीक है, दूसरा खर्च करता है 85%, 85% बराबर होता है 17/20, और तीसरा जो खर्च करता है वो करता है 75%, और 75% बराबर होता है 3/4। ठीक, अब देखिए आप कि ए अगर 80% खर्च करता है तो 5 अगर उसकी आय है तो खर्च कितना करेगा? 4 करेगा कि नहीं? तो 5 अगर आय है तो खर्च कितना कर देगा? 4। तो आप बताइए इस हिसाब से बचत कितनी होगी? तो 5 में 4 खर्च करेगा तो बचत 1 होगी, लेकिन आय कितनी है? 5। ठीक है, अब दूसरी बात, 20 अगर आय है तो 17 खर्च कर देगा तो बचत कितनी होगी? 3, और आय कितनी है? 20। आप बताओ 4 में से 3 खर्च कर देगा तो बचत कितनी होगी? 1, और आय कितनी है? 4। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप बताओ कि बचत 1 है, 3 है और 1 है, लेकिन 1 है क्या यहाँ पे? कितनी है? 7। तो 1 का मतलब 7 है, तो 5 का मतलब 35, 3 का मतलब 6 है, 3 दूनी 6, तो 20 दूनी 40, 1 नंबर 9, तो 4 नंबर 36। तो आपने देखा कि ए की आय 35 है, बी की 40 है और सी की क्या है? 36 है। ठीक है, तो आप बताओ टोटल आय कितनी हो जाएगी? 35, 35, 70, 71 और 40, 111 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? टोटल आय कितनी हो जाएगी? इनको जोड़ेंगे तो टोटल आय 111 हो जाएगी, लेकिन आय है कितनी? 333। तो आप जानते हैं कि 3 से गुणा होगा तभी 333 बनेगा। इसका मतलब है कि 111 का मतलब 333 है, तो 1 का मतलब होगा 3। और हमसे आय किसकी पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है आय कि बी की आय क्या है, तो बी की कितनी है? 40। तो 1 का मतलब 3 है, तो 40 का मतलब 120 आंसर होगा। बोलो, बात क्लियर है? मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बता रहा हूँ, एक एक लाइन, नहीं तो ये सारी चीज़ें तो मैं मन में कर लेता, सिर्फ इतना करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परिवार में चावल, चीनी तथा तेल के खर्च का जो अनुपात है वो 12, 17 और 3 है। खर्च का अनुपात है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि इन वस्तुओं की कीमत 20%, 30% और 50% बढ़ जाती है, तो इन वस्तुओं पर परिवार का कुल खर्च क्या होगा? तो आपको मैंने पहले भी सिखाया आय और खर्च में कि अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो खर्च भी उतना ज़्यादा होगा। भाई जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, अगर आप पहले 10 रुपये की लाते थे और अब अगर उसकी कीमत बढ़ जाएगी तो आप उस 10 की जगह 12 खर्च करोगे। बात क्लियर है कि नहीं? तो जितने % कीमत बढ़ेगी खर्च भी उतने ही % बढ़ेगा। तो वो यही कह रहा है कि 12, 17 और 3 अगर उसका पहले खर्च होता था, इन वस्तुओं की कीमत बढ़ गई है 20, 30 और 50, तो इन वस्तुओं पर परिवार का कुल खर्च कितना बढ़ जाएगा? तो अपन जानते हैं कि कैलकुलेशन को आसान बनाना है तो कुछ जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं कहता हूँ 1 जीरो यहाँ बढ़ा दो, 1 यहाँ बढ़ा दो और 1 यहाँ बढ़ा दो। ठीक है, अब इसको 20% अगर बढ़ाएंगे, भाई पहले इतना खर्च होता था, टोटल खर्च कितना होगा यहाँ पे? इनको जोड़ देंगे, 170, 30, 200 और 320 खर्च होता था पहले। ठीक है, अब ये खर्च भी 20% बढ़ जाएगा तो कितना खर्च एक्स्ट्रा होगा? 24। भाई इसका 20% होगा,
फिर इसका कितने परसेंट बोल रहा है 30%, तो ये कितना होगा 51 होगा। इसका 50% निकालेंगे आप, कितना आएगा 15 आएगा। बोलो बात क्लियर है। ये कितना बढ़ाया 20%, ये 30% और ये 50%। तो आपने देखा कि यही तो खर्च बढ़ा, कितना बढ़ गया 5 1 6 4 10 की 0, यहाँ से लगी 1, 5 1 6 2 8 और 1 9, तो ये खर्च बढ़ गया कितना 90। पहले खर्च कितना था 320, तो 90/320 और परसेंट के लिए 100 से गुणा कर देंगे, यही होगा ना। 5 1 6 4 10 की 0 यहाँ से लगी 1, ठीक है, तो 1 1 2 और 5 7 2 9, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये 0 0 काट देते हैं, 4 8 32 और 4 का भाग देंगे 25, 25 नंबर 225 और बटे 8, तो 8 का भाग देंगे 8 दूनी 16, 8 8 64, तो 28 सही 1/8% उसका जो खर्च है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोलो बात क्लियर है। इस तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ इसको करने का। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए 12 है खर्च, 17 है खर्च और 3 है खर्च, ठीक है। एक पे 20% बढ़ा, एक पे 30, ठीक है। इस पे 20% बढ़ रहा है, इस पे 30% बढ़ रहा है और इस पे 50% बढ़ रहा है। तो आप इस बात को ऐसे समझिए कि मैं कहता हूँ अगर तीनों पे 20% बढ़ता, तीनों पे कितना बढ़ता 20%, तो खर्च भी टोटल फिर 20% ही बढ़ता। लेकिन इस पे 20, इस पे 30, इस पे 50, तो आप बताओ इस पे एक्स्ट्रा कितना खर्च हुआ। तो आप बोलोगे 10% खर्च हुआ कि नहीं हुआ। इस पे खर्च एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे 30% खर्च हो रहा है। तो आप बताओ कि 10% अगर एक भाग पे खर्च होगा और भाग कितने हैं 17, तो खर्च कितना हो जाएगा 170% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे 30% एक्स्ट्रा हो रहा है, भाग कितने हैं 3, तो 90% एक्स्ट्रा खर्च होगा। तो इतना खर्चा एक्स्ट्रा होगा। लेकिन ये पूरा का पूरा खर्चा जो है, जो बटना कितने हिस्सों पे, इन सब पे, तो 17 3 20 और 2 22 और 10 32, तो 32 पे बटेगा। तो आप बताओ इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 260/32, तो 4 8 32, 4 6 24 और 4 5 20, तो 8 सही 1/8% और खर्च होगा। तो 20 तो हमने पहले सब पे माना था, 8 सही 1/8% जुड़ जाएगा, तो आंसर क्या होगा 28 सही 1/8%। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं और कल से जो है हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। बाकी आप लोग निरंतर पढ़ते रहें। मैंने पहले भी बोला है कि समय बदलेगा, बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी किसी चीज़ को लेके ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। जेल प्रहरी का भी जो एग्ज़ाम आया हुआ है उसके मैंने अभी 2 पेपर डाल दिए हैं और इसके बाद में और भी पेपर डालूँगा। तो पेपर जो सेट में सॉल्व करा रहा हूँ उनको भी आप बड़े ध्यान से देखें और बाकी कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे डायरेक्ट कह सकते हैं। बाकी सभी लोग अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें।